अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है वाटर। वाटर हमारे पास इसकी कुछ की पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। वाटर जो है यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स लिख लेता हूँ, की पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाटर जो है ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा वाइटल कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वाटर इज अ वाइटल कंपोनेंट। क्यों? इसलिए कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, वो उनकी जो बॉडी है वो ज्यादातर वाटर से बनी हुई है। तो all living organisms is made up of water। हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज्यादातर वाटर से बने हुए हैं। और एक और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इसके बारे में कि जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस कौन से हैं? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस वगैरह जितने भी प्रोसेसेस हैं, डाइजेशन भी, तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी वाटर की मौजूदगी में ये सारे रिएक्शंस होते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास फर्ज करें, अगर आप 7 या 10 दिन या 15 दिन तक खाना नहीं खाएं तो आप जो है जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे पास 3 या 4 से ज़्यादा दिन पानी ना पिए तो आप जिंदा नहीं रह सकते। अब इसके बाद हम इसकी परसेंटेज देखते हैं, लेकिन परसेंटेज को देखने से पहले हम थोड़ा सा ब्लड के बारे में डिस्कस करते हैं। ब्लड, हमारे पास ये ब्लड है। ब्लड में तो दो चीजें हैं, एक तो सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स, और एक हमारे पास प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा इसको हम कहते हैं, ब्लड प्लाज्मा। इस ब्लड सेल्स में हमारे पास कौन कौन से सेल्स आते हैं? एक हमारे पास है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। और ब्लड प्लाज्मा में हमारे पास प्रोटीन्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स हो गए, शुगर हो गए, कुछ एंजाइम्स है, विटामिन्स वगैरह, ये जितनी चीजें भी हैं ये हमारे पास ब्लड प्लाज्मा में आते हैं। और इसमें हमारे पास और कौन सा कंपोनेंट होता है? वाटर। तो हमारे पास ये जो आरबीसी है, क्या इसमें अपने आप मूवमेंट हो सकती है? नहीं। व्हाइट ब्लड सेल में हो सकती है? नहीं। प्लेटलेट्स में हो सकती है? नहीं। ये सारे जितने भी कंपोनेंट है, प्रोटीन, शुगर, एंजाइम्स, विटामिन्स, ये सारे इन सब में मूवमेंट्स नहीं होती, और वाटर में होती है। हाँ, इसमें होती है। तो वाटर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी बॉडी में, इसलिए क्योंकि हमारे पास ये सारी ब्लड सेल्स को सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी, ये हमारे पास वाटर करता है। अब इसके बाद हम वाटर की परसेंटेज देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स में। परसेंटेज कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस देखते हैं हमारे पास वाटर की कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन सेल्स, जो हमारे पास ब्रेन के सेल्स है, ब्रेन, उसको हम न्यूरॉन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है बोन सेल्स, कार्टिलेज सेल्स, इसके अलावा हमारे पास एम्ब्रियोसीड सेल्स, और इसके अलावा जेलीफिश, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जेली फिश, जो समंदर में पाया जाता है, जेलीफिश। तो न्यूरॉन सेल्स में हमारे पास तकरीबन
85% वाटर होता है। बूंद सेल्स में हमारे पास तकरीबन होता है 20% वाटर, 20% वाटर। कार्टिलेज में हमारे पास तकरीबन होता है 41% वाटर। एम्ब्रियो सीड सेल्स में भी हमारे पास 20% और जेली फिश में हमारे पास होता है 99%। सबसे ज्यादा 99% जो वाटर होता है वो जेली फिश के अंदर होता है। इसलिए हमारे पास जेली फिश की जो बॉडी है वो ट्रांसपेरेंट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें इतना ज्यादा जो है वाटर पाया जाता है और वाटर ट्रांसपेरेंट है, तो इसलिए इसका जो इसकी जो पूरी बॉडी है वो ट्रांसपेरेंट होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस थे एमसीक्यूज के हवाले से। अब इसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं वाटर की प्रॉपर्टीज को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, खुसूसियात, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट ये हमारे पास है पोलैरिटी एंड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पोलैरिटी एंड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हमारे पास जो वाटर है, वाटर ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट मैंने इससे पहले जो लेक्चर पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 1, उसमें मैंने बायो एलिमेंट के बारे में बताया था कि बायो एलिमेंट क्या है। तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर जो है, सिर्फ वाटर इज मेड अप ऑफ टू बायो एलिमेंट्स। दो बायो एलिमेंट्स से मिलकर जो है वाटर मॉलिक्यूल बना है। ये वाटर H2O मॉलिक्यूलर फॉर्म। इसमें हमारे पास दो हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन दो है, लेकिन ये तो एक हमारे पास एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है और ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है। अब हम पोलैरिटी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। फर्ज करें ये हमारे पास ऑक्सीजन है और ये हमारे पास इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन है। हमारे पास हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो बॉन्ड बना है, इसको हम क्या कहते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड ये हमारे पास एक ऐसा बॉन्ड है जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बना है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से ये बॉन्ड हमारे पास बना है। तो इस बॉन्ड की वजह से इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर कुछ चार्जेस आए हैं। हमारे पास इस हाइड्रोजन के ऊपर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इसकी वजह से हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी है। इसको हम वन पोल कहते हैं, वन पोल, या इसको हम एंड भी कहते हैं, एंड। और ये अदर्स, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, अदर्स पोल या अदर्स एंड, इन दोनों को। अब हमारे पास वाटर के जो मॉलिक्यूल है, इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। तो पार्शियल है, लेकिन इसमें हमारे पास चार्जेस तो आ गए। एज अ होल वाटर तो न्यूट्रल है, लेकिन इसमें इसके ऊपर जो है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आए हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रो negative and electropositive charge
water molecule. It is called polarity. इसको पोलैरिटी कहते हैं और इसकी वजह से इसमें वाटर में पोलैरिटी भी है। और ये क्यों है, ये हमारे पास मैंने भी बताया कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से इसके ऊपर आए हैं। अब हमारे पास ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट को हम एक्सप्लेन करते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, व्हाई इट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस भी है और पॉजिटिव भी है। एक वाटर मॉलिक्यूल तकरीबन जो है हमारे पास, इसको हम फर्दर और भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये जब दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ या कोई दूसरे कंपाउंड के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। लेकिन वो तकरीबन एक वाटर मॉलिक्यूल जो है तकरीबन 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं, 2 ये ऑक्सीजन और एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। फर्ज करिए हमारे पास एक बीकर है, बीकर, इसमें हमारे पास वाटर प्रेजेंट है और वाटर का स्ट्रक्चर क्या है, कुछ इस तरह से। हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव प्रेजेंट होता है। अब इसमें मैं सोडियम क्लोराइड ऐड करता हूं, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब इस सोडियम क्लोराइड को अगर मैं वाटर में ऐड करूं तो सोडियम के ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज है, सोडियम के ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। और क्लोरीन के ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो ये सोडियम हमारे पास, सोडियम जो चार्ज है ये हमारे पास अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड और पोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और ये जो हमारे पास ये जो नेगेटिव चार्ज है क्लोरीन के ऊपर, ये हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड और पोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर ये अट्रैक्ट करेगा, की तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब इसके बाद ये तो हमने बताया कि इसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव भी है। अगर हम वाटर में पॉजिटिव चार्ज को ऐड करें तो इसकी जो अट्रैक्शन है वो टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड होगी। और अगर हम इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज ऐड करें तो उसकी जो अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड या पोल की तरफ होगी। तो ये हमारे पास इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट हुआ। अगर इसमें हम पॉजिटिव चीजें भी डाल या नेगेटिव चीजें तो इसको अट्रैक्ट कर दिए और हमारे पास, इसको हम लिख लेते हैं। और इसमें जब ये मिल जाए तो इसकी जो रिएक्टिविटी है और भी बढ़ जाती है। इसको हम फर्दर आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब फिलहाल ये मैं थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख लेता हूँ। वाटर हैव both electropositive and electronegative end, so it can dissolve positive as well as negative substances। इसकी वजह से हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। अब इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो हम यहां पर लिख लेते हैं, वो है कोहेशन। दूसरी नंबर पर जो प्रॉपर्टी है कोहेशन एंड एडहेशन। कोहेशन एंड एडहेशन हमारे पास दूसरे नंबर पर ये जो प्रॉपर्टी है इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। कोहेशन जो है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो एक वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, इसको हम कोहेशन कहते हैं। और अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर मॉलिक्यूल
का दूसरे सब्सटेंसेस वाटर के अलावा दूसरे सब्सटेंसेस के साथ है तो उसको हम क्या कहते हैं? एडहेशन। तो कोहेशन हमारे पास क्या है, इसको मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पर। फर्स्ट करिए हमारे पास एक बीकर है, वही एग्जांपल, इसमें वाटर है। मैं डायग्राम नहीं बना रहा क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। तो एक वाटर का दूसरे वाटर के साथ फर्स्ट करें, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसको हम कोहेशन कहते हैं। और अगर इस वाटर का जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस बीकर के वॉल के साथ है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एडहेशन कहते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल इन अदर सब्सटेंसेस, तो उसको हम एडहेशन कहते हैं। यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ। कोहेशन हमारे पास क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस चीज के बीच में? बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम एडहेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कोहेशन। कोहेशन यहां से मैं लिख लेता हूं कोहेशन, इसको हम कोहेशन कहते हैं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड अदर सब्सटेंसेस, between water and other substances, तो इसको हम एडहेशन कहते हैं। एडहेशन। अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर जगह नहीं है, वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ पर ब्रैकेट में बना लेता हूँ फर्स्ट, ये थोड़ा सा इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ही ज्यादा। ये पोलैरिटी, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, कोहेशन और एडहेशन की वजह से ये जो है वाटर को एज अ एक्वस मीडियम बनाता है हमारी बॉडी के लिए, प्लांट्स की बॉडी के लिए, या फंजाई की सेल्स के लिए, बॉडी के लिए या सेल्स के लिए, क्योंकि बॉडी भी सेल्स से बनी है। तो सेल्स के लिए हमारे पास एक्वस मीडियम बनाते हैं। एक्वस मीडियम हमारे पास क्या है? एक्वस मीडियम, पहले मैं इस पॉइंट को लिख लेता हूं। ड्यू टू polarity, universal solvent, cohesion and adhesion, water becomes aqueous medium। ये मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूं। aqueous medium इस टर्म को मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। aqueous medium फॉर एनिमल, प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरियल एंड एल्गी सेल्स, इन सब की सेल्स के लिए हमारे पास एक्वस मीडियम बना। एक्वस मीडियम फर्स्ट कर हमारे पास ये जो वाटर है, जितने भी रिएक्शंस होते हैं बॉडी सेल्स के अंदर तो वो वाटर के प्रेजेंस में होते हैं, और वाटर के प्रेजेंस में तो इसको एक्वस मीडियम प्रोवाइड करता है। और एक हमारे पास जितने भी साइटोप्लाज्म में फर्ज करें कुछ सब्सटेंसेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो उसके लिए भी वाटर जो है उसमें मदद करता है। तो वाटर हमारे पास एक एज एक्वस मीडियम, इन 4 प्रॉपर्टीज की वजह से ये एज एक्वस मीडियम बन जाता है सारे सेल्स के लिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे, पोलैरिटी एंड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, कोहेशन एंड एडहेशन। उसके बाद हम और प्रॉपर्टीज इसके रहते हैं उसको डिस्कस करते हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या है। हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या है?
हमारे पास इतनी हीट की इतनी क्वांटिटी कि ये हमारे पास किसी सब्सटेंस की टेम्परेचर को तकरीबन मिनिमम जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज करे। तो ये हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ हीट, हमारे पास हीट की इतनी क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ हीट टू इंक्रीज at least increase temperature हम यहाँ पर लिख लेते हैं, to increase in temperature at least 1 degree centigrade of a substance। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब हम वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर को डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है। मैंने आपको वाटर का स्ट्रक्चर जो है वो आपको बताया भी था इससे पहले, जो प्रॉपर्टीज है उसमें ये हमारे पास वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूल है, इसका मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ओपन स्ट्रक्चर। ये हमारे पास इसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो इस पर हमारे पास चार्जेस भी है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल का दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड है वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाता है। इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हमारे पास ये जो वाटर मॉलिक्यूल हैं ये इकट्ठे रहते हैं हमारे पास इस तरह से एक साथ, यानी इसकी जो इंटीग्रिटी है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है। अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड का हमारे पास बहुत से काम है, लेकिन इसमें हम हीट की बात कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट करें यहाँ पर मैं ये वाटर के मॉलिक्यूल है इस बीकर में, इसमें मैं और भी वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से बनाता हूं। तो इन सब के बीच में हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको मैं हीट प्रोवाइड करता हूं, हीट। फर्स्ट करिए हमारे पास 90 डिग्री सेंटीग्रेड ये हीट है हमारे पास 90। तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है इस हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, इस हीट को ये वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं, ये वाटर मॉलिक्यूल भी एब्जॉर्ब नहीं करता। ये क्यों? क्योंकि हमारे पास इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट करें इस हीट को मैं थोड़ा और इंक्रीज कर लेता हूं 95, तभी हमारे पास इसमें कोई डिस्टर्बेंस जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती, क्योंकि ये हमारे पास यही हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि इस टेम्परेचर को ये एब्जॉर्ब कर ले। फर्ज करें अगर मैं इसको और इंक्रीज करूं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें थोड़ी सी जो है डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब इसकी टेम्परेचर जो है इतनी एबिलिटी नहीं है कि इस टेम्परेचर से ज्यादा इसको तो जो है एब्जॉर्ब करे, तो इसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो इसमें थोड़ी जो है डिस्टर्बेंस वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि वाटर की ये प्रॉपर्टी कि ये हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करे, तब भी इसमें जो है वो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस नहीं होती, या थोड़ी सी डिस्टर्बेंस जो है इसमें प्रोड्यूस हो। डिस्टर्बेंस का क्या मतलब है कि इसकी हीट में कोई चेंजेस नहीं आते। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये हमारे पास सारी हीट को यही एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसके बाद हम इसको थ्योरेटिकली अगर लिख ले तो हमारे पास ये वाटर की एबिलिटी है कि हमारे पास ये वाटर की एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ वाटर, ability of water to absorb
to absorb much amount of heat without disturbance या less disturbance, यानी इनको जो है हीट वो इतना इस ये वाटर मॉलिक्यूल जो है हीट इतना एब्जॉर्ब नहीं करता है, डिस्टर्बेंस और लेस डिस्टर्बेंस, क्योंकि हम जब थोड़ा थोड़ा पे 100 के बाद जब अगर हम हीट को ज्यादा ज्यादा बढ़ाते रहेंगे तब हमारे पास इनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इनकी ब्रेकिंग होगी, तब ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये इवोपोरेट हो जाएंगे, जो कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी उसको हम डिस्कस करते हैं अभी इसके बाद। लेस डिस्टर्बेंस, तो ये हमारे पास इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इसको हम हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कहते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या है। यहाँ पर बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, उसको भी नोट कर ले कि इंटरनल बॉडी, हमारी बॉडी ह्यूमन की एग्जांपल मैं ले रहा हूं, इंटरनल बॉडी जो टेम्परेचर है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन constant by a high specific heat capacity of water। ये हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की वजह से हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो 70% एवरेज जो है, एवरेज हम अगर ले लें तो 70% जो है वाटर से बनी है। अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आ जाए तो हमारी बॉडी में जो है वाटर मौजूद है, तो वो उस वाटर को जो है उस हीट को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है विदाउट क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर है वो मेंटेन, इस लफ्ज को याद रखें, मेंटेन, मैंने आपको मेंटेन यहाँ पर लिखा है, मेंटेन। तो इसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल ले, फर्ज करें अगर एनवायरनमेंट में थर्मल चेंजेस आ जाए, सडन थर्मल चेंजेस, तो उससे भी हमारे पास ये हमें बचाते हैं। इन केस ऑफ हॉट, अगर एनवायरनमेंट में सडन चेंजेस आ जाए, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर में फर्ज करें अगर इंक्रीज आ जाए, तो इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला लिख लेता हूं कि इसकी इंक्रीज होने से हमारी बॉडी के टेम्परेचर पर क्या असर पड़ता है। तो इसके लिए मैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो इसके लिए एक फार्मूला है, और अगर डिक्रीज हो जाए यानी कोल्ड सीजन में तो उसके लिए एक अलग है। बॉडी बीटी का मतलब है बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर है, और उसके बाद एनवायरमेंटल टेम्परेचर और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो हम सब इंसानों की जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो क्या है, 37 है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, नॉर्मल। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, फर्ज करें एनवायरनमेंट में जो है चेंजेस आए वो 47 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है हमारे पास। तो इसको यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, एनवायरमेंटल जो वो है टेम्परेचर, वो क्या है हमारे पास 47 डिग्री सेंटीग्रेड फर्ज करें वो हो गया है, इंक्रीज हो गया है हमारी बॉडी टेम्परेचर से 47, और ये हमारे पास क्या है माइनस है। तो ये हमारे पास नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है 37। अर्थ अब हम जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है इससे हम जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को माइनस करेंगे, तो बॉडी टेम्परेचर हमारे पास क्या आया, कितना इंक्रीज इसमें आया, तो ये हमारे पास 10।
तो अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज आ जाए तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर वही नॉर्मल रहेगा, इसमें कोई इंक्रीज नहीं आएगा। लेकिन अगर 47 डिग्री सेंटीग्रेड के अलावा 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफा हो जाए तो फिर हम इसको लिख लेते हैं फिर से, बॉडी टेम्परेचर एनवायरमेंटल टेम्परेचर माइनस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो हम अब क्या लिखेंगे 52, 47 के हम 52 लिखेंगे और 37, तो इससे क्या है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो याद रखें अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज आ जाए तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारी बॉडी की टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा ये करती है। तो हमारे पास 37 को 38 में चेंज कर सकती है। अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर में हमारी बॉडी की जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफा हो जाए तो उस या 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफा हो जाए तो उसकी वजह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 38 हो जाता है। इस तरह से अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफा आ जाए तो हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर है उसमें जो है फिर 38 के बजाय 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो इंक्रीज हो जाएगा। ये तो था हमारे पास अगर इन केस ऑफ हॉट यानी हाई टेम्परेचर इंक्रीज में अगर टेम्परेचर में अगर इंक्रीज आ जाए। अब इसके बाद हम लिख लेते हैं अगर टेम्परेचर में डिक्रीज आ जाए, डिक्रीज ये हॉटनेस के और ये कोल्ड सीजन में, तो इसमें भी जो है इसके फार्मूले में बस थोड़ा चेंज इसको रिप्लेस करना है। यहाँ पर हमारे पास बॉडी टेम्परेचर वही रहेगी इस तरह से, और नॉर्मल यहाँ पर इसको हम फर्स्ट लिख लेंगे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर माइनस एनवायरमेंटल टेम्परेचर। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारे क्या है 37, यहाँ पर मैं पहले से लिख लेता हूँ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फर्ज करें अगर डिक्रीज आ जाए इन्वायरमेंटल टेम्परेचर में, हमारे पास फर्ज करिए 27 हो जाए 27, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 37, यहाँ पर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड से हम माइनस करेंगे एनवायरमेंटल टेम्परेचर कितना है 27, तो इससे क्या आएगा, इससे आएगा 10। तो इसकी वजह से भी हमारी बॉडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा उसकी टेम्परेचर पर। तो इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर अगर फर्ज करें वही यहाँ पर मैं जो है फर्ज करें ये टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तकरीबन 22 तक, आई थिंक ये 15 हो गया ना। अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर क्या है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और एनवायरमेंटल टेम्परेचर क्या है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फर्ज करें बॉडी टेम्परेचर हमारे पास क्या हुआ, अगर 15 हुआ तो ये हमारे पास अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज आ जाए इन्वायरमेंटल टेम्परेचर में, तो ये हमारे पास हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक डिक्रीज हो जाएगा। तो ये 37 जो है डिक्रीज टुवर्ड्स 36। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके बारे में, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। अब जो चौथी प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करते हैं वाटर की। तो चौथी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन को हम डिस्कस करते हैं। हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमारे पास हीट की वो मिकदार जो कि कन्वर्ट करे अमाउंट ऑफ हीट टू कन्वर्ट
लिक्विड वाटर टू वेपर्स, यानी वेपर में कन्वर्ट, गैसियस स्टेट में उसको कन्वर्ट करे, तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू है, इसकी हमारे पास 574 कैलोरीज, 574 इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? 574 कैलोरीज। अब हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हीट ऑफ वेपराइजेशन की? फर्ज कर अगर मुझे बुखार हो जाए तो हम मेरी बॉडी की जो अंदर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाती है डायरेक्टली। वो तो एनवायरनमेंट से चेंज नहीं, वो तो अंदर से चेंज होती है। तो इसकी वजह से मेरी बॉडी की जो अंदर जो है उसमें कुछ इस तरह का सिस्टम है कि वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से मेरे स्किन में जो स्वेट ग्लैंड्स है, जिससे जो स्वेट से वो निकलते हैं, तो वो जो है एक्टिवेट हो जाते हैं, तो सारा जो ब्लड है वो ऊपर आ जाता है स्किन की तरफ। तो उसमें जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बहुत कम मिकदार में जो है वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाता है, और उसकी वजह से हाई अमाउंट ऑफ हीट जो है वो लॉस हो जाती है। फर्ज करें अगर 1000 मॉलिक्यूल से हमारे पास 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, तो उसमें हमारे पास जो है 998 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रह जाएंगे। तो और ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो लूज हो जाएगा हमारी बॉडी से। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी की टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट रहती है। यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा था मेंटेन, और ये जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है इसकी वजह से हमारी बॉडी की टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट रहती है। तो इसको याद रखें कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड मैंने वर्ड यूज किया है रेगुलेटेड। इसको मैं तो रेगुलेटेड बाय हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर है वो रेगुलेटेड रहती है। अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी हमारे पास वाटर की, एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं आयनाइजेशन। आयनाइजेशन हमारे पास क्या है? हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल का आयंस में कन्वर्ट हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन ऑफ वाटर। conversion of water molecules and H2O into ions। ions का क्या मतलब है? ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, ये जो है आयनाइज हो कि हमारे पास हाइड्रोजन पॉजिटिव जो है आयन बन जाता है, और हाइड्रोक्सिल नेगेटिव आयन जो है ये बन जाता है। अब इसकी हमारे पास क्या जरूरत है? इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी वजह से हमारे पास फर्ज करें, मैं यहाँ पर एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। फर्ज करें सेल को जरूरत है एसिडिक एनवायरनमेंट। बाद में मैं बताऊंगा कि ये क्यों जरूरी है, एसिडिक एनवायरनमेंट क्यों जरूरी है, और बेसिक किस लिए जरूरी है। बेसिक एनवायरनमेंट एसिडिक एनवायरनमेंट की अगर हमारे पास जरूरत है, तो ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है हमारे पास आयनाइज होकर हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्सिल नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो
ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये फर्दर रिएक्शन करता है इन केस ऑफ एसिडिक एनवायरनमेंट, क्योंकि इसकी तो जरूरत नहीं है और ये हमारे पास सेल में रह जाता है। क्यों? क्योंकि ये एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है एसिडिटी। और अगर हमारे पास बेसिक एनवायरनमेंट की जरूरत हो तो ये वाटर इसी तरह से ही कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल नेगेटिव आयन में। तो हमारे पास ये जो हाइड्रोजन पॉजिटिव है ये फर्दर रिएक्शन करता है इन केस ऑफ बेसिक एनवायरनमेंट की अगर रिक्वायरमेंट हो, फर्दर रिएक्शन करता है, फर्दर रिएक्शन। और ये जो है बेसिडिटी जो है ये प्रोवाइड करता है। तो ये सेल को अगर बेसिक एनवायरनमेंट की जरूरत है तो ये रह जाता है। अब ये इन दोनों की हमारे पास क्यों जरूरत है? सेल के अंदर जो है बहुत सारी रिएक्शंस होते हैं और वो रिएक्शन जो है उसमें एंजाइम का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए प्रॉपर पीएच का होना लाजमी है। तो ये हमारे पास बहुत कम केसेस है जिसमें एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए एंजाइम को फंक्शन करने के लिए रिएक्शन में। तो उसमें हमारे पास ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये फर्दर रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन आयन रह जाता है एसिडिटी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए एसिडिक को। और अगर बेसिक चाहिए एंजाइम के लिए ये जो है मेंटेन करता है, इसको मैं लिख लेता हूं, मेंटेन प्रॉपर पीएच फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा लाजमी है पीएच। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, मेरे ख्याल में 2 प्रॉपर्टीज और रहते हैं, उसको हम डिस्कस कर लें। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं जो प्रॉपर्टीज रहते हैं। मेरे ख्याल में 6 नंबर पर जो है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन यहाँ पर सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं बेसिक जो है बेसिक कंसेप्ट के लिए, फिर प्रॉपर कंसेप्ट के लिए, विद प्रॉपर कंसेप्ट के लिए हमारे पास फर्ज करिए हमारे पास एक बीकर है। बीकर हाइड्रोफोबिक तो जानते हैं ना, हाइड्रोफोबिक वो मॉलिक्यूल जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। सबसे पहले तो ये समझिए कि हाइड्रोफोबिक हमारे पास वो सब्सटेंसेस जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। खासकर यहाँ पर हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं ऑयल का। ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें मैं जो है एक ऑयल का ड्रॉप यहाँ पर डालता हूँ, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर। तो ये तो यहाँ पर गिरेंगे, लेकिन कुछ देर बाद आप जब देखेंगे वाटर को, इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमारे पास ये सारे मॉलिक्यूल जो है ये यहाँ पर इकट्ठे आके यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे। तो वाटर की ये खासियत है कि जो चीजें इसमें सॉल्युबल नहीं होती तो वो उसकी कांटेक्ट एरिया को कम करके आपस में मिलाता है ये हमारे पास। सो वाटर की क्या प्रॉपर्टी है वाटर की ये प्रॉपर्टी कि जो चीजें इसमें सॉल्युबल नहीं है, नॉट सॉल्युबल, जो चीजें सॉल्युबल नहीं है, जो चीजें सॉल्युबल नहीं है तो उसको हमारे पास ये क्या करते हैं आपस में जो है कलेक्ट करके इंटीग्रल फॉर्म में। इंटीग्रल का क्या मतलब है कि एक दूसरे के साथ मिलाकर एक मॉलिक्यूल बना लेता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। और जनरल कंसेप्ट में मैं अभी आपको एक सेल का स्ट्रक्चर बना कर देता हूं, जनरल, जो कि आपके बुक में भी लिखा है। यह हमारे पास सेल का स्ट्रक्चर है। ये सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। यहाँ पर न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म में मैंने आपको साइटोप्लाज्म पढ़ाया भी है।
साइटोप्लाज्म में जो है वाटर मौजूद है यहाँ पर। साइटोप्लाज्म हमारे पास क्या है, जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइडी पोर्शन है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसमें ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट है, लेकिन ज्यादातर वाटर जो है इसमें प्रेजेंट है। और ये सेल मेम्ब्रेन जो है इसमें तकरीबन 25 से 30 या 35 तक जो है इसमें लिपिड्स जो है लिपिड्स प्रेजेंट है। लिपिड्स ये वैल्यू आप चेक कर ले, फिर मैंने सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ा है। तो इसमें तकरीबन ये लिपिड्स जो है ये मौजूद होते हैं। तो ये लिपिड्स एक दूसरे, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को छोड़कर ना जाए, इसकी वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल जो है इसको जो है इंटीग्रल रखता है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा रखता है। तो पिछले ईटा जो ये निम्नलिखित जो टेस्ट था उसमें भी आया था कि द इंटीग्रिटी ऑफ लिपिड बाइलेयर इज ड्यू टू द, तो वो हमारे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। मैंने अभी आपको यहाँ पर जनरल कंसेप्ट भी बताया कि किस तरह से जो है जो चीजें इसमें लिपिड तो सॉल्युबल नहीं है ना वाटर में, तो जो चीजें इसमें सॉल्युबल नहीं है तो उसकी कंटेक्ट एरिया को ये रिडक्ट करता है। रिडक्ट आपके बुक में रिडक्ट का क्या मतलब है कि डिक्रीज करता है हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस का, जो चीजें इसमें सॉल्युबल नहीं होती। तो ये हमारे पास इसमें एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि द इंटीग्रिटी ऑफ lipid bilayer is due to हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। मैंने अभी आपको पढ़ाया भी कि हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का क्या, एक्सक्लूड क्या मतलब है कि हमारे पास इकट्ठा करता है, एक्सक्लूजन ड्यू टू हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वाटर की एक प्रॉपर्टी है। तो ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। उसके बाद एक आखिरी जो प्रॉपर्टी रहती है वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हमारे पास क्या है, वाटर की अगर वाटर की हमारे पास अगर टेम्परेचर जो है वो कम, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डेंस है, डेंस। और अगर वाटर की अगर टेम्परेचर क्या है, कम है, इसका क्या मतलब है कि कम है, तो हमारे पास क्या है, डेंस है, डेंस। अगर वाटर की टेम्परेचर हमारे पास ज्यादा है तो ये हमारे पास लेस डेंस हुआ, लेस। ये हमारे पास इसकी अगर मैं रीजन लिख लूं यहाँ पर, रीजन इसकी हमारे पास क्या रीजन है, इसकी रीजन क्या है, हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है, अगर हमारे पास वाटर की जो टेम्परेचर है वो कम है, फर्ज करें 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमारे पास वाटर की टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, वाटर की टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास फिर जगह जो है, कम मॉलिक्यूल जो है ज्यादा जगह गिरते हैं। फर्स्ट मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये एक बीकर है, मैंने इसमें वाटर मॉलिक्यूल ये है, 2 बीकर है सेम साइज के, सेम वॉल्यूम के। इसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी जो है वो प्रेजेंट है। तो ये जब इसका टेम्परेचर जब कम होता है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से एक सॉलिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास एक सॉलिड, तो यहाँ पर और मॉलिक्यूल नहीं आ सकते इसमें। तो इस तरह ये एक डेंस फॉर्म में होता है, डेंस। और अगर वाटर का टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज कर लूँ, फर्ज करें 100 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे और भी इंक्रीज, तो इसमें हमारे पास फर्ज करें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन कभी टूट जाता है, कभी कभी ये टूट जाता है फिर बन जाते हैं। तो इसके हमारे पास यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड इरेगुलर होते हैं, फिर ये हमारे पास मॉलिक्यूल
तो इसमें हमारे पास देखो इतने स्पेस में कितने मॉलिक्यूल आए थे, 9 मॉलिक्यूल। हमारे पास थोड़े से स्पेस में हमारे पास 10, 11, 12 जो है वो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आते हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास जब इसकी जो टेम्परेचर है वो कम होती है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो परफेक्टली वो बने होते हैं। और जब हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होती है तो इसकी कभी फॉर्मेशन होती है, कभी ब्रेकिंग होती है, तो इसमें इरेगुलर जो है मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है जिसकी वजह से हमारे पास डेंस होते हैं। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हमारे पास फर्ज कर, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसकी इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या है। इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस हमारे पास ये है कि हमारे पास ये समंदर जो होता है, समंदर के ऊपर कोल एरियाज में जब आप देखेंगे तो समंदर के ऊपर इस तरह एक बर्फ का एक शीट जो है वो प्रेजेंट होता है। क्यों? बर्फ जो है फ्लोट करता है वाटर में, इसलिए कि उसका टेम्परेचर कम होता है, तो उसका जो टेम्परेचर जब कम होते हैं तो वो डेंस होते हैं, तो वो ऊपर आते हैं। तो उसने सारे समंदर को कवर किया होता है जिसकी वजह से हमारे पास फर्ज करिए एक समंदर है इसके नीचे और ये हमारे पास जो आइस है वो इस तरह से फ्लोट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ठंडी हवा है उसको हमारे पास अंदर जाने से, समंदर में अंदर जाने से ये रोकता है। तो ये हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा वाइटल रोल जो है वो प्ले करती है। किस चीज के लिए? जो एनिमल्स है, मेरीन एनिमल्स के लिए, मेरीन या एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स। अब अगर हम इसको, ये सर्वाइवल वैल्यू फॉर एनिमल्स भी, इसको हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, सर्वाइवल वैल्यू। और कौन से एनिमल्स जो कि एक्वेटिक है, सर्वाइवल वैल्यू फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, सर्वाइवल वैल्यू फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। तो ये आज का हमारा लेक्चर था और शायद इसमें कुछ 2, 3 या 4 एमसीक्यूज रहते हैं, वो मैं सिंपली बस बोर्ड पर लिख लूंगा। उसके लिए उन 4 एमसीक्यूज या पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको जल्दी से नोट कर लें। हमारे पास वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास क्या है? वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास, फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास वाटर की क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करे, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें एग्जिस्ट करे यानी इसमें प्रेजेंट हो, और इसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट यही है बस। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारे पास एक और भी हमारे पास है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड डू नॉट एग्जिस्ट। अब बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास वाटर की क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारे पास क्या है? वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये माइनस है, देखिए इसके साथ माइनस है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास किस हालत में? अगर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट, और बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो -80 डिग्री सेंटीग्रेड है अगर हाइड्रोजन बॉन्ड डू नॉट एग्जिस्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये वाटर की मैंने इस तरह से एक्सप्लेनेशन की है कि YouTube पर कहीं पर भी आपको इस तरह से नहीं मिलेगा। तो ये वाटर का जो पूरा लेक्चर था, आप इसको एंजॉय करें और इसको फुल देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें। थैंक यू।